तो हम लोग आरबीसी के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को भी देख रहे हैं और आरबीसी के मेम्ब्रेन प्रोटीन में हम लोग देख रहे हैं आरबीसी घोस्ट। ठीक है, फिर से हम लोग एक छोटी सी स्ट्रेंथ लेते हैं कि आरबीसी, तो आरबीसी घोस्ट सेल किसको कहते हैं, पहला तो यही सवाल आता है। तो इस टर्म को, जो घोस्ट का टर्म लिया गया है ना, वो लिया गया कि आत्मा निकल गया, सिर्फ शरीर बाकी है, तो जो आत्मा होता है वो घोस्ट हो जाता है, भूत बन जाता है। मैं इसे नहीं मानता हूं, लेकिन यहां पर क्या है कि आरबीसी विदाउट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, अगर आरबीसी के अंदर से सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सब निकाल दें, उसे हम लोग आरबीसी घोस्ट सेल कहते हैं। जैसे कैसे हुआ कि स्वेल कर गया, स्वेल करने के बाद उसमें से सब कुछ निकल गया। पहला स्टेप यही था ना, हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में किए थे, ये आरबीसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, दो कलर का कर दिए हैं। आपको भी जब भी डायग्राम बनाना हो 2 कलर से करिए, ताकि आप आराम से कर सकें। और इसके अंदर में बहुत सारा मटेरियल्स है जो हीमोग्लोबिन कहला रहा है, वो सब कुछ है। और जब इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा और फट जाएगा। अगर स्वेल करके फट गया, तो आप समझिए कि इसका अंदर का मटेरियल क्या होगा, लीक करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल लीक करेगा। अब देखिए अंदर का जो भी है हीमोग्लोबिन और अन्य कंटेंट्स जो है, वो लीक करना शुरू कर दिया। और लीक करने के बाद क्या होगा, लीक करने के बाद जो बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे लीकी घोस्ट सेल। ऐसे डायग्राम बनाए थे हम लोग, तो दिस इज लीकी घोस्ट सेल। ओके, और इसमें क्या है, अंदर में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सो लीकी घोस्ट सेल हो गया है। ठीक है, हमें तो सिर्फ मेम्ब्रेन पढ़ना है ना। और अब उसमें जो कहा कि डिसरप्ट करें या रिसील करें, तो आपको इनसाइड आउट सबसे पहला बनता है, इनसाइड आउट वेजाइकिल। इनसाइड आउट वेजाइकिल क्लियर कट कहता है, अब जो आउटर मेम्ब्रेन था वो अंदर की ओर है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर है। इस मेथड से क्या हो सकता है, हम इसके मेम्ब्रेन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये जो ब्लू है, पहले क्या था, पहले ये इनर मेम्ब्रेन था, ठीक है। ये भी पहले क्या था, पहले ये आउटर मेम्ब्रेन था। अब क्या हो गया, दोनों मेम्ब्रेन को पलट दिया गया, तो इसको हम लोग कहे इनसाइड आउट हो गया। ये टर्म से क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस में लिखा रहता है इस टर्म को। अगर इनसाइड आउट ही हमको अगर नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम फंस जाएंगे, हमको यही नहीं समझ में आएगा वो पूछना क्या चाह रहा है। उसी तरह से अगर है कि राइट साइड आउट है, राइट साइड आउट, ये राइट साइड आउट भी लगभग इनसाइड आउट की तरह ही होता है, बस इसमें डायरेक्शन क्या होता है कि जो चीजें निकलती हैं वो पहले राइट साइड से ही डेवलप होना शुरू होती है। ये भी लगभग उसी तरह से दिखता है, ऐसे कि इनसाइड आउट वेजाइकल्स दिखते हैं। तो ये इनसाइड आउट घोस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आरबीसी के मेम्ब्रेन में इतनी खूबसूरती से उस मेम्ब्रेन को अंदर बाहर किया गया, धो पोछ के साफ कर दिया गया। अब यू हैव ओनली मेम्ब्रेन, अब आपके पास सिर्फ मेम्ब्रेन है, एंड यू नीड टू रीड इट। अब आपको मेम्ब्रेन को पढ़ने की जरूरत है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन को जब हम पढ़ रहे हैं, आरबीसी मेम्ब्रेन को, तो हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से इसके हर एक बारीकियों को हम पढ़ें, हर एक चीज को हम देखें। तो देखिए
ये हो गया हमारा आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने इसको ये बहुत बड़ा डायग्राम था, हमने कहा काफी वक्त लगेगा इस डायग्राम को बनाने में। इट इज बेटर टू डील विथ मटेरियल। अब आप देखें कि इसमें किस्म किस्म का मटेरियल्स है। जो सेंटर जो मटेरियल है वो देखें, ये यहां से ये लेकर यहां तक, ये साइज भी बता रहा है, फोटो है तो 100 नैनोमीटर का ये पूरा साइज बता रहा है, तो आप समझ जाइए कितना बड़ा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो शीट की तरह दिख रहा है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में आप देखें कितने सुंदर तरीके से ये बनाया गया है सब कुछ। इट्स रियली वेरी गुड। अब देखें कि आप यहाँ हरे रंग का जो दो ट्यूब दिख रहा है जो मेम्ब्रेन के इस साइड से उस साइड जाता है, लाइक दिस, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बैंड 3। हमें ये पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोटीन दिख रहा है जो मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर है, यहां पर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये भी हमें पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोपोरिन। ठीक है, इसके अलावा ये हमें एक ट्यूब की तरह, एक ये धागे की तरह दिख रहा है। ये जो धागे की तरह दिख रहा है एकदम रेड वाला, जो सबको जोड़े हुए रस्सी से, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम टेट्रामर। ये हमें पढ़ना है। ये तीन जो है ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन में। इसके अलावा भी प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि अगर आप इसी जगह को, इस पूरे जगह को अगर आप देखना चाहें तो देखिए कैसे डायग्राम दिया हुआ। ये हरे रंग का एक्टिन प्रोटीन्स है, ये बैंगनी रंग का एड्यूसिन प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है। ये ब्लू कलर का बैंड 4.1 प्रोटीन है, और ये पीला रंग का जो यहाँ देख रहे हैं एक रॉड की तरह, वह ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस वहां पर मिलते हैं। तो मन में तो बहुत ही इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार बहुत इंटरेस्टिंग ये फोटो है आरबीसी मेम्ब्रेन का। फिर स्पेक्ट्रम टेट्रामर का भी स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, इसको डिस्कस करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखें कि कौन कौन सी ये प्रोटीन्स हैं जो कि आरबीसी मेम्ब्रेन को इतना सिग्निफिकेंटली बनाता है। जैसे मैंने कहा था, 3 प्रोटीन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस 3 प्रोटीन के अलावे भी तो कई सारे प्रोटीन्स हैं। तो देयर आर मेनी मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर fluorescent markers are used to determine proteins in the RBC membrane. Determine proteins in the RBC membrane. ठीक है, तो जो मेजर प्रोटीन्स हैं यहां पर वो है ग्लाइकोफोरिन, स्पेक्ट्रिन एंड बैंड 3। इसके अलावा भी तो छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, एनकारिन, बैंड 4.1, ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन भी इसमें आ गया। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो अब इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी, लगभग ऐसे 15 प्रोटीन्स हैं जो मेजर प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोटीन हमारे सामने आता है, उठकर खड़ा होता है, उसका नाम होता है स्पेक्ट्रिन। नंबर 1 इज स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन हमारा पहला एग्जाम्पल है और हमें इसको पढ़ना होता है ना। स्पेक्ट्रिन जिस शब्द से बना है वो है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है, मतलब एकदम जैसे लंबा से कुछ बिखरा हुआ हो,
और मतलब एकदम रोशनी के धागे की तरह हो। तो जब स्पेक्ट्रम की बात हम करते हैं, यह एक पेरिफेरल प्रोटीन है। सबसे पहली बात आती है, स्पेक्ट्रिन इज अ पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि डायग्राम आपको याद है, ये मेम्ब्रेन में अलग अलग प्रोटीन सेंटर्स को जोड़ता था धागे की तरह। दूसरा क्या है, यह एक साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। साइटोस्केलेटल प्रोटीन, ठीक है। तीसरा, यह मेम्ब्रेन के किस साइड में मिलता है? प्रेजेंट एट द साइटोसोलिक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, अर्थात ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये रहता है। और चौथा, इट एसोसिएट विथ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नॉन कोवेलेंटली। एकदम क्लियर कट कहता है कि ये जो आप स्ट्रक्चर में देखे थे, इतने सारे प्रोटीन के साथ ये जुड़ता है, धागे रस्सी की तरह ये जोड़ता है, वो ये नॉन कोवेलेंटली करता है, मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से, वैन डर वाल इंटरेक्शन से, इसके मदद से वो जोड़ता है। ये छोटी छोटी चार जानकारियां, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, ये साइटोसोलिक फेस की तरफ रहता है, और मेम्ब्रेन में ये कोवेलेंटली जुड़ा रहता है सबके साथ। इसके बाद जो बात आती है वो है कि सबसे ज्यादा मिलता है ये, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है ना, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है आरबीसी मेम्ब्रेन में। सेकंड, इसके बाद बात एक स्ट्रक्चरल पार्ट आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये लॉन्ग होता है, थीन होता है, पतला, फ्लेक्सिबल रॉड की तरह दिखता है, लगभग 100 नैनोमीटर लंबाई होती है, 100 नैनोमीटर लंबाई होती है, और 25% ऑफ द ऑल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। सोच लीजिए, 1/4 अकेले यही है। जितना भी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ प्रोटीन है, उसका 25% ये अकेले होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसका रोल अभी तो स्ट्रक्चर में ही हम लोग, तो अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो कैसा दिखता है ये, तो इट इज अ हेटेरो डाइमर। देख लीजिए, हेटेरो मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, और डाइमर मतलब हो गया दो मोनोमर से बना हुआ, दो यूनिट से बना हुआ। दोनों यूनिट जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लो अगर हम एक ऐसे, चूंकि ऐसा ही क्वाइल रहता है दूसरे में, एक यूनिट ऐसे बना दिए, तो दूसरा इसके साथ हमको, अब देखिए ये डायमेरिक हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये दोनों जो है वो अलग अलग कंपोजिशन है। तो अगर हम सोचो कि इस ब्लैक वाले को बोले अल्फा चेन, सोचो क्या मतलब होता ही है, ये हो गया अल्फा चेन, ये रेड वाला जो दिख रहा है वो हो गया बीटा चेन। तो ये डाइमर हो गया, दो अलग अलग मतलब यूनिट्स में हो गया। दोनों में खास बात क्या होती है कि नंबर ऑफ रेसिड्यूज होते हैं वो 106 ही अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दोनों में 106 106, इसमें भी 106 अमाइनो एसिड्स। लेकिन इनके अरेंजमेंट में क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब देखें कि ये हो गया इसका एन टर्मिनल,
ठीक है, और ये हो गया इसका सी टर्मिनल, ब्लैक वाला मतलब कि अल्फा चेन का। बीटा चेन का देखें जस्ट उल्टा होगा, ये इसका एन टर्मिनल है और ये इसका सी टर्मिनल है, मतलब एंटी पैरेलल है। और बीटा चेन में स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, देख लीजिए, ये हो गया फॉस्फेट। तो जिस डायरेक्शन में फॉस्फेट जुड़ा रहता है उस हिस्से को हम लोग कहते हैं हेड, और उसका अपोजिट वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, टेल। इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रिन जो है उसके भी दो हिस्से बना दिए गए और वो हो गया हेड एंड टेल। अब इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, मैं तो एकदम यूनिफॉर्म डायग्राम मैंने बना दिया है, लेकिन आप देखेंगे जैसे एक ऐसे करके है प्रोटीन अमीनो एसिड, थोड़ा ज्यादा हैवी है, यहाँ पर थोड़ा सा पतला एक हिस्सा है, फिर ऐसे करके ये क्या करता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये आराम से क्वाइल क्वाइल कर सकता है। यह इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये हेट्रोडायमर है। हेट्रोडायमर क्यों है, क्योंकि एक अल्फा चेन है प्लस एक बीटा चेन है, दोनों अलग अलग प्रकार का चेन है, इसलिए हेट्रोडायमर है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो है वो कहता है कि अल्फा एंड बीटा चेन्स एंटी पैरेलल अरेंज्ड है, अल्फा एंड बीटा चेन्स arranged anti-parallel to each other, एक दूसरे से एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इनका है, ठीक है। ये लूजली इंटरवाइंड करते हैं, लूजली इंटरवाइंड मतलब एक दूसरे से जो क्वाइल कर रहे हैं वो लूजली कर रहे हैं, एंड फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है मतलब ये एकदम कड़ा नहीं है, ठीक है। दोनों चेन एक दूसरे को कई पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, बोथ चेन्स क्रॉस ईच अदर एट मेनी पॉइंट्स। जैसे ही एक दोनों को कई जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होगा ही, मेनी पॉइंट्स, एंड इंटरैक्ट नॉन कोवैलेंटली, ठीक है। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, इस तरीके से ये इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ। फिर कहता है कि फॉस्फोराइलेटेड, याद है बीटा चेन फॉस्फोराइलेटेड था, फॉस्फोराइलेटेड पार्ट ऑफ बीटा चेन इज हेड, उसे हम लोग द हेड कहते हैं, ओके। अब क्या होता है कि स्पेक्ट्रिन जो है, वन स्पेक्ट्रिन is constituted of two heterodimers, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रामर कहते हैं। मतलब एक जो कंप्लीट स्पेक्ट्रिन मानेंगे उसमें दो हेटेरोडाइमर्स जो होते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं, देखिए एक ये हो गया, ठीक है, और
एक और है जो इसके साथ अरेंज करेगा। ओके, इस प्रकार से ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर जो है ये बनता है ना। इसमें एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, तो ये एक दो तीन चार, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टेट्रामेरिक दिखता है यह। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है यहां से यहां तक अगर मान लें कि इतनी ही बड़ी, इतनी ही लंबी है ये, इसकी लंबाई जो है वो 200 नैनोमीटर है। नैनोमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब ये तो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट हो रहा है। अब स्ट्रक्चरल पार्ट में कैसे ये इसका रिलेशनशिप कैसे होता है, तो कहते हैं कि टेल बाइंड्स टू, इसका जो टेल होता है वो किससे बाइंड करता है? पहला, अ शॉर्ट एक्टिन फिलामेंट। देख लीजिए, फिर से मैं डायग्राम पर आऊंगा। सेकेंड, अदर साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, और भी तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी, जैसे बैंड 3 ग्लाइकोपोरीन एंड कायरीन एड्यूसिन बैंड 4.1 एक्सेट्रा, इन सब के साथ ये जुड़ता है। तो हम लोग तो जब भी डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम को पूरी बारीकी से देखना चाहिए, डायग्राम को कभी भी हल्के से देखने की जरूरत नहीं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, सबको दिख रहा है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये देखिए कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ। ये जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको मैंने ऐसे रफ किया, वही नहीं ये है, वही नहीं ये है। ये कई प्रकार के प्रोटीन के साथ इसका जुड़ाव देखा जाता है। इसी डायग्राम को वहां पर डिस्कस किया गया है। स्पेक्ट्रम में जब हम लोग आगे बातों को जोड़ते हैं तो एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पेक्ट्रम साइटोस्केलेटन आता है। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पेक्ट्रिन साइटोस्केलेटन, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि अगर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक यहां पर बैंड 3 है जो इस मेम्ब्रेन से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। एक यहां पर बैंड 3 है जो इस मेम्ब्रेन से क्या कर रहा है, गुजर रहा है यहां मेम्ब्रेन से इस पार से उस पार। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन, और यहां पर डिफरेंट प्रोटीन्स के मदद से ये जो स्पेक्ट्रिन है, टेट्रामर, वो जुड़ा रहता है। यही हो गया। तो हमको तो इस जगह को देखना होगा, और इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जहां पर एक जो स्पेक्ट्रिन टेट्रामर है वो आकर बाइंड करता है। जब इस जगह को हम गौर से देखते हैं, इस जगह हमको बड़ा यूनिक यूनिक चीज मिलता है, यूनिक यूनिक स्ट्रक्चर मिलता है। देखिए, ठीक है, देखिए पीला सा हो गया ट्रोपोमाइसिन, और उसके बाद जो है ये ट्रोपोमाइसिन एक तरफ से जुड़ा रहता है किसके साथ, ये ट्रोपोमाइसिन जुड़ा रहता है बैंड 3 के साथ। ये हो गया मेम्ब्रेन, जो पट्टी बना रहा है ये मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अब आप देखें
ये कैसे सभी चीजें जुड़ती हैं आपस में। इसको इतना बड़ा नहीं डायग्राम बनाए, थोड़ा छोटा सा बना दें। हाँ, अभी ठीक है। अब आप देखें कि ये जो है इस पर एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो जुड़े हुए हैं। 3 3 6 12, टोटल 12 होते हैं ऐसे। 2 3 4, just taking time। ठीक है, और इस तरीके से ये 12 अरेंज होता है। ठीक है, हाँ, देख लेंगे 12 होंगे, 3 3 6 3 9 3 12 ऐसे अरेंज होते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स। और इसके एंड में एक एब्ड्यूसिन फिलामेंट होता है, और इसके एक एंड में बैंड 4.1 होते हैं। ठीक है, और अब इसमें ये जो एंड है, ये मेम्ब्रेन में ग्लाइकोफोरिन के साथ जुड़ा रहता है। ये ग्लाइकोफोरिन है, ठीक है ना, ये ग्लाइकोफोरिन है, ग्लाइकोफोरिन के साथ जुड़ा रहता है। और ये जो है वो जुड़ा होता है इस बैंड 3 के साथ। सबका अपना एक कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से दिखता है। अब इसको लेबलिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिन, दिस इज कॉल्ड एड्यूसिन प्रोटीन। जो पीला वाला है ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन। ये जो है ये बैंड 4.1 है। ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन है ये। ओके, ये जो है दिस इज कॉल्ड बैंड 3, बैंड 3 प्रोटीन है। ये जो है इससे हम लोग ब्लू वाले को कह रहे हैं एनकाइरिन। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप फिलामेंटस, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रिन। यहाँ भी स्पेक्ट्रिन है और यहाँ भी स्पेक्ट्रिन। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेक्ट्रिन को एक्सप्लेन करते हैं, और इस प्रकार से स्पेक्ट्रिन को डिस्कस करना चाहिए। क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम लोग पूरा आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को पढ़ने के उपरांत डिस्कस करेंगे, और सॉल्व करने से समझ में आएगा कैसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, इसमें किन किन चीजों का यूज किया जाता है।